हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बेटा हम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। आज हम पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या हैं, उन्हें किसने दिया है और ये कैसे वर्क करते हैं। तो उसको जानने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट एक नई थिंकिंग है जो ये कहती है कि हमें जो साइंस है उसका यूज़ करना चाहिए, किसमें, मैनेजमेंट का। जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो हमें F.W. टेलर ने दिए हैं, जिनका फुल नेम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ठीक है, उन्हें हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं कि क्या होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो अगर हम बात करें साइंटिफिक मैनेजमेंट की, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड प्रिंसिपल टू मैनेजरल फंक्शन। कहा जाता है कि हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब इस चीज़ से है कि हम साइंटिफिक मेथड का यूज़ करें, किसमें, मैनेजमेंट में, ना कि पुराने ओल्ड मेथड्स का यूज़ करें। जैसे ओल्ड मेथड में आपका आ जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं, ट्राई करते रहते हैं और गलतियाँ सुधरती जाती हैं। बट इसमें ऐसा नहीं कहा गया। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में कहा गया है कि आपको एक परफेक्ट मेथड, बेस्ट मेथड यूज़ करना चाहिए, साइंटिफिक मेथड यूज़ करना चाहिए, ताकि आप अपना अच्छे से काम कर सकें। ओके, सो इट मीन्स दैट इज़ द साइंस बेस्ड मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में बोला गया है कि आप क्या करें, साइंस बेस्ड मैनेजमेंट यूज़ करें, ना कि एक्सपीरियंस बेस्ड और आप कह सकते हैं कि अजम्पशन बेस्ड। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ द एक्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड देन सीइंग टू इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। तो कहा जाता है कि F.W. टेलर के अकॉर्डिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम ये देखें कि हमें सामने वाले पर्सन से क्या काम करवाना है, ठीक है, और फिर हम चेक करें क्या सामने वाला पर्सन भी उसी तरीके से काम कर रहा है जैसा हम करवाना चाहते हैं, और क्या वो बेस्ट और चीपेस्ट वे यूज़ कर रहा है उस काम को करने में। So, scientific management is an essence, is the art of knowing exactly what is to be done and the best way of doing it. तो scientific management में क्या देखा जाता है कि आपको क्या काम करना है और जो आप काम कर रहे हैं उसको आप किस तरीके से करें, एक बेस्ट वे में करें। अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की। देखिए बेटा, आप में से कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, हमें पता होता है कि हमें पेपर में क्या लिखना है, बट लेकिन फिर भी हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, हमें नहीं पता चलता कि हम किस तरह से अपना पेपर प्रेजेंट करें ताकि हम गुड स्कोर मार्क्स जो है वो अच्छे से ले सकें। तो बेटा सबसे पहले अगर जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें, मान के चलिए क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो आप कोशिश करें कि जो आपसे पूछा गया है, जैसे कि आपसे क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो आप पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, जैसे अभी मैंने आपको बताया साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। फिर जो प्रिंसिपल्स आपसे दिए गए हैं, जो प्रिंसिपल आपको बताने हैं कौन कौन से, उसको आप क्या करें, एक चार्ट के थ्रू या एक डायग्राम के थ्रू अच्छे से पहले आप उसको प्रेजेंट करें। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो पहले सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसको एक डायग्राम के थ्रू शो किया है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये शो करना है, उसके बाद आपको प्रिंसिपल्स बताने हैं इसके वन बाय वन, देन आपको क्या करना है, इसका कंक्लूजन ज़रूर लिखना है, ठीक है। वैसे तो मैं आपको बता ही रही हूँ साथ साथ, और आप जब ये इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए, तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में वो हमें F.W. टेलर ने दिए हैं, और कितने प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारे 4 प्रिंसिपल्स हैं। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं कैसे कैसे प्रिंसिपल है। तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड है हमारा डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, एंड फोर्थ है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो बेटा ये हमारे 4 प्रिंसिपल्स हैं और इनके बारे में हम अब डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो जो हमारा
फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये हमें बताता है कि हमें क्या करना है, मैनेजमेंट में साइंस का यूज़ करना है, ना कि रूल ऑफ थंब का। रूल ऑफ थंब क्या कहता है? रूल ऑफ थंब कहता है कि हमें अभी तक पुराने मेथड्स ही यूज़ करने हैं, जैसे अभी मैंने बताया ट्रायल एंड एरर मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपीरियंस मेथड, हमें वो मेथड यूज़ नहीं करने हैं। हमें कैसे मेथड यूज़ करने हैं? साइंटिफिक मेथड यूज़ करने हैं। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ दैट साइंटिफिक मेथड शुड बी यूज इन द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हमें कैसे मेथड यूज़ करने हैं? साइंटिफिक मेथड यूज़ करने हैं। और जो ये साइंटिफिक मेथड है वो किसकी जगह यूज़ करने हैं? हमें ट्रेडिशनल मेथड की जगह, ठीक है। जैसे पुराने मेथड हमारे कौन कौन से होते थे? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब जो है वो ये बोलता है कि हमें ट्रेडिशनल मेथड यूज़ नहीं करना, जैसे ट्रायल और एरर मेथड हो गया, पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, नहीं, हमें वो यूज़ नहीं करना। हमें कौन से मेथड यूज़ करने हैं? हमें साइंटिफिक मेथड यूज़ करने हैं। तो टेलर क्या कहता है? टेलर कहता है कि जो भी आप प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहे हैं या जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? बेस्ट मेथड होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू टेलर, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरी टास्क विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। कहता है कि जो भी आप काम करें, ठीक है, वो किस तरीके से करें? बेस्ट वे में काम करें, ताकि आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो और इफेक्टिवनेस भी। एफिशिएंसी में आ जाता है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, कि आपको कुछ भी वेस्ट नहीं करना, और इफेक्टिवनेस में आ जाता है आपका अट्रैक्टिवनेस, कि जो आप काम कर रहे हैं वो अट्रैक्टिव हो, लुक वाइज अच्छा हो, ठीक है। सो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में बता रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें एक क्या करना है? स्पेसिफिक टाइम सेलेक्ट कर लेना है किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए, अगर आप देखना चाहते हैं कि 8 आवर्स में कितनी बॉटल तैयार हो जाती हैं एक वर्कर से, तो आप क्या करें? एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करें। और जो आप स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करेंगे वो किसके बेस पे करेंगे? टाइम स्टडी के बेस पे करेंगे, ना कि पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड के बेस पे कि कितने लोगों को कितना टाइम लग रहा है। नहीं, आप किसके बेस पे करेंगे? टाइम स्टडी के बेस पे। और ये टाइम स्टडी क्या होती है, आने वाले हम जो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे उसमें डिस्कस ज़रूर करेंगे। अब देख लेते हैं कि अगर हम साइंस नॉट रूल ऑफ थंब जो मेथड है उसका यूज़ करते हैं प्रिंसिपल का, तो उसके क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। तो फर्स्ट तो ये है कि एफिशिएंसी आ जाती है काम में। एफिशिएंसी का मतलब समझ रहे हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, कुछ भी वेस्टेज नहीं होती। इसके अलावा जो रिज़ल्ट होते हैं वो एक्यूरेट निकलते हैं। हम ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ करें और अगर हम साइंटिफिक मेथड का यूज़ करें तो साइंटिफिक मेथड में जो रिज़ल्ट आते हैं वो एक्यूरेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड, और ये रियलिस्टिक भी होते हैं क्योंकि जो रिज़ल्ट होते हैं वो हमारे साइंस बेस्ड होते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं वॉलेटिंग इफेक्ट्स की, कि अगर हम इन प्रिंसिपल को फॉलो ना करें तो क्या होता है। तो पहली बात तो ये इनएफिशिएंसी आ जाएगी। दूसरी बात, हम अभी तक इतना सब कुछ आगे बढ़ के टेक्नोलॉजी में फिर भी हम किस में रह जाएंगे? ट्रेडिशनल मेथड पे डिपेंड रह जाएंगे। रिजल्ट हमारे एक्यूरेट नहीं निकलेंगे और जो रिसोर्सेज हैं उनका भी वेस्टेज होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रिंसिपल था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब हम सेकंड प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। हमारा सेकंड प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है? वो ये कहना चाहता है कि टेलर मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक लिंक होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, कि दोनों एक दूसरे के साथ क्या करें? एडजस्ट करके चलें, कॉपरेट करके चलें। दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अच्छे से अचीव कर सकें। देखिए, जो आप काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो मैनेजर होता है वो एक एक्ट करता है किसकी तरह? लिंक की तरह। लिंक मीन्स दोनों को मिलाने की, किस किस को? ऑनर्स को और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। तो ये उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट ना होने दे एम्प्लॉयज़ के बीच में, ना ही ऑनर के बीच में। इसलिए उसको किसकी तरह काम करना चाहिए? एक लिंक की तरह काम करना चाहिए, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो और साथ साथ में एम्प्लॉयज़ जो है उनको सेटिस्फैक्शन भी मिलता रहे। अगर वैसे ही उन दोनों के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, मैनेजर के बीच में अगर रहता है, कन्फ्लिक्ट रहता है, तो डिस्कॉर्ड रहता है, तो इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन को तो नुकसान होगा ही होगा, बट इसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ को भी नुकसान होगा, क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं करेगी तो एम्प्लॉयज़ भी ग्रोथ नहीं कर सकेंगे। इसीलिए मैनेजर और एम्प्लॉयज़ को दोनों को ये बात समझनी चाहिए कि दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम थर्ड प्रिंसिपल देख लेते हैं। थर्ड प्रिंसिपल हमारा कहता है कॉपरेशन एंड डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट इंडिविजुअलिज्म। किसी में तो ये पूरा बच्चा दिया हुआ है प्रिंसिपल, किसी में सिर्फ इतना लिखा हुआ है क्या? कोऑर्डिनेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म,
ठीक है, तो दोनों ही सही है। अगर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म लिखा है तो भी सही है, कॉपरेशन एंड डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट इंडिविजुअलिज्म लिखा है तो वो भी सही है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि जो आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। अगर कॉपरेशन होगा तो टीम स्पिरिट रहेगी, टीम स्पिरिट मतलब सब मिलके काम करेंगे, और जब सब मिलके काम करेंगे तो क्या होगा, इससे म्यूचुअल कॉपरेशन बढ़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो टेलर कहता है कि मैनेजर को इस तरह से काम करना चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ में क्या क्रिएट कर सके, कॉपरेशन क्रिएट कर सके, ताकि हर पर्सन एक टीम की तरह काम करे, ना कि इंडिविजुअल पर्सन की तरह काम करे। सो अकॉर्डिंग टू टेलर, मैनेजर शुड फॉर्मुलेट एप्रोप्रिएट प्लान्स एंड एम्प्लॉयज शुड इम्प्लीमेंट दोज प्लान्स सक्सेसफुली। तो आपको क्या करना है, एज अ मैनेजर इस तरह से प्लान्स बनाने हैं ताकि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो भी उन प्लान्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। दोनों को, एम्प्लॉयज़ को भी और आपके मैनेजर को भी ये बात समझनी चाहिए कि दोनों ही एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट है, और अगर वो साथ मिलकर काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में और अच्छे से काम हो सकेगा, और इसके साथ साथ ही ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट भी बनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे। फर्स्ट, म्यूचुअल कॉपरेशन बना रहेगा। कॉपरेशन का मतलब क्या होता है, विलिंगली आप एक दूसरे को जब सपोर्ट करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, कॉपरेशन कहलाता है। तो मैनेजर और एम्प्लॉयज़ दोनों ही आपस में क्या करेंगे, कॉपरेट करके रहेंगे। देन सेकंड है आपका हेल्पफुल फॉर अचीविंग टारगेट्स। कौन से टारगेट्स, ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स को अचीव करने में भी बहुत मदद मिलेगी। इसके साथ साथ जो वर्कर्स हैं उनका भी पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा। कैसे, क्योंकि जब मैनेजर जो है वो एम्प्लॉयज़ से पूछ के काम करेगा, मीन्स कि उनके अंदर कॉपरेशन है कि इस तरीके से काम कर सकते हैं, और दोनों ही आपस में मिलकर डिसीजन लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो डिसाइड करेगा मैनेजर उसके साथ सपोर्ट करेंगे कौन, वर्कर्स। अब बात कर लेते हैं वायलेशन इफेक्ट की, कि अगर हम ये ना माने, प्रिंसिपल ना फॉलो करें तो क्या होगा। इससे कन्फ्लिक्ट हो जाएगा किस किस के बीच में, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करने में हमें प्रॉब्लम होगी। अब हम अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। देखिए बच्चा, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स का मतलब क्या है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें आपको क्या करना है, जो आपके वर्कर्स हैं उनको, उनका भी डेवलपमेंट करना है, ठीक है। तो वो बताने की कोशिश कर रहा है इस प्रिंसिपल के थ्रू एफडब्ल्यू टेलर, कि जो आपके मैनेजर हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयज़ का ऑल अराउंड डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए, ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स। ऑल अराउंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनकी भी डेवलपमेंट को देखना चाहिए, कि उनकी धीरे धीरे स्किल्स इंप्रूव हो, उनके अंदर एफिशिएंसी आए और उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाए। According to Taylor, the efficiency and success of an organization depend upon the efficiency of its employee. Obvious है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है, उसके एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड करती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम सिलेक्शन करें किसका, एम्प्लॉयज़ का, तो वो साइंटिफिक वे में हो, प्रॉपर सिलेक्शन हो, वर्कर्स का टेस्ट हो, इंटरव्यूज़ हो, उनकी स्किल्स को चेक किया जाए, और जब उनको हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उनको एक अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो काम अपना अच्छे से कर सकें। देखिए, चाहे कितना भी स्किल्ड पर्सन हो, बट लेकिन अगर वो किसी न्यू एनवायरनमेंट में जाता है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, तो उसको एक बार ट्रेनिंग देने की नीड होती है कि उसको अपना काम किस तरीके से करना है। सो द वर्कर शुड बी गिवन रेगुलर ट्रेनिंग टू इम्प्रूव देयर स्किल। इसलिए वर्कर को क्या देनी चाहिए, रेगुलर ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि टाइम टू टाइम वो अपने स्किल इम्प्रूव कर सके। जैसे मान के चलिए कोई वर्कर्स है ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है और प्रीवियस टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई है, तो अब क्या किया जाता है कि जो वर्कर्स हैं उनको न्यू टेक्नोलॉजी से पहले तो उनको नोन करवाया जाता है और फिर उसके लिए उनको तैयार किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें तो देखिए, पहले जो क्लास टीचर्स होते थे या टीचर्स होते थे उनको पहले वाइट बोर्ड पे वो काम करते थे, बट आजकल स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, तो टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि हाउ टू यूज़ स्मार्ट बोर्ड्स। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी जब कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है या फिर कोई नया तरीका आ जाता है, न्यू मैथड आ जाता है काम करने का, तो सबसे पहले उस मैथड से उसको वेल नोन करवाया जाता
जाता है एम्प्लॉयज़ को और फिर उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे उस काम को करना है। अब इस प्रिंसिपल के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है वर्कर्स की। सेकंड, पोटेंशियल ऑफ वर्कर्स डेवलप। देखिए पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, एबिलिटी जो होती है वो इम्प्रूव होती है किसकी, वर्कर्स की, ताकि वो अपना काम और अच्छे से कर सकें। इसके साथ साथ साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स का होता है। साइंटिफिक सिलेक्शन का मतलब क्या है कि प्रॉपर चेक किया जाता है, उनकी स्किल्स देखी जाती है, ठीक है, उनकी नॉलेज टेस्ट की जाती है। साथ साथ में क्या देखा जाता है, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं ताकि ये चेक किया जाए कि वो ढंग से उस जॉब को परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। इसीलिए क्या किया जाता है, उनका साइंटिफिक सिलेक्शन किया जाता है, किसका, वर्कर्स का। अब बात कर लेते हैं वायलेटिंग इफेक्ट्स की। अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो ना करें तो क्या होगा। फर्स्ट, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगी, क्योंकि अगर कोई नया एम्प्लॉय आया और उसको काम करने का तरीका ही नहीं मालूम, उसे ट्रेनिंग नहीं दी गई, तो शुरू में वो वेस्ट करेगा किसको, रिसोर्सेज को, क्योंकि वो क्या यूज़ करेगा, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर क्या होता है कि गलती करते जाओ, धीरे धीरे वो अपने आप चीज़ें में गलतियाँ कम होती रहेंगी और इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। तो हमें ये वाला मेथड यूज़ नहीं करना। देन है लॉट्स ऑफ कॉस्ट ऑन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। जैसे अगर मान के चलिए आपने साइंटिफिक सिलेक्शन नहीं किया वर्कर्स का, आपने उनकी स्किल चेक नहीं की, नॉलेज चेक नहीं की, टेस्ट नहीं लिया कोई, तो अब उन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी फिर से उनको। इससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट किस पे खर्च हो जाएगा, उनकी ट्रेनिंग पे, ठीक है। देन लो प्रोडक्टिविटी, क्योंकि कोई नया पर्सन होगा तो अगर वो काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है पहले तो रिसोर्सेज ख़राब ही करेगा, क्योंकि उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई है, ना ही उसके अंदर इतनी स्किल होती है। तो क्या होगी, प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, और इस तरह से जो है काम वो एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा। तो अब अगर कंक्लूज़न की बात करें तो इससे जो हमने भी पढ़े हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इससे क्या कंक्लूज़न निकलता है, ये कंक्लूज़न निकलता है कि जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है उसने ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट किस पे किया है, लोअर लेवल पे किया है, क्योंकि उसने स्किल इम्प्रूवमेंट की बात किया, हार्मनी की बात की है। उसने बताया है कि जो है इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड यूज़ करने हैं। तो उसने ज़्यादातर किस पे फोकस किया, हमारे लोअर लेवल पे फोकस किया है। और बताया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉयर और अगर कोई मैनेजर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मेथड को अच्छे से यूज़ करता है, जो आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स इजीली अचीव कर पाएगी। ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है कि जो मैनेजर है वो किस तरह से इन प्रिंसिपल को फॉलो करता है और कौन सी सिचुएशन में फॉलो करता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो ईजीली अचीव हो सके। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि कितनी तरह के आपके प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट होते हैं और हमने उनका किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बच्चा अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और आपको चाहते हैं कि टॉपिक मैं आपको बता दूं तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।